मेरा नाम ऋषभ यादव है। ठीक है, आज हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी में अपवाह तंत्र को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है अपवाह तंत्र, पता है? हाँ, ठीक है। अपवाह तंत्र क्या होता है? एक नदियों की संरचना होती है। ठीक है जैसे कि हम देखते हैं कि ये एक नदी है। ठीक है, यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जाके बह के यहाँ पर इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक है, तो जो नदी यहाँ से लेकर यहाँ विसर्जन तक में जो भी ट्रेवल करती है और आने वाली जो भी सहायक नदियाँ मिलकर एक पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, इसी को अपवाह तंत्र बोलते हैं, है ना। इसमें नदी की लंबाई आ जाती है। ठीक है, इसमें सहायक नदियाँ आ जाती हैं। ठीक है, और इस नदी में ड्रेन, ठीक है, मतलब डैम बने हैं। ठीक है, और जो परियोजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें इस अपवाह तंत्र में आ जाती है। ठीक है, और इन सहायक नदियों के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, इसको बेसिन बोला जाता है। ठीक है, और पूरा इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र, है ना। शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानना ज़रूरी होता है। दो आप किसको बोलते हैं? जो दो नदियाँ होती हैं ना, ये एक नदी है और ये एक नदी है, इसके बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्लस करने पर ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे मैडम, है ना। अब इस अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, अरे यार सॉरी, इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और दूसरा विसर्जन के आधार पर। इससे क्या समझ रहे हो आप लोग? कहाँ से निकलते हो? हाँ, तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में और डिवाइड किया गया है। एक तो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। हो चुका है क्या ये टॉपिक? पठार की नदियाँ, ठीक है। विसर्जन में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इतना पता था आपको? ठीक है, वेरी गुड। अब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, इसमें डिफरेंसेस बताओ मुझे, क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ, सदा नीरा का मतलब क्यों बहती है हमेशा? हाँ, बहुत बढ़िया। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ मानसून पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कुछ विशेष अंतर है इसमें? ठीक है।
कि छोटी नदियाँ होती हैं। उसके पीछे कोई रीज़न है? ठीक है, डिस्कस करते हैं, है ना। कौन कौन सी नदियाँ हैं हिमालय की नदियाँ? हाँ हाँ, गंगा, सिंधु, गंगा, और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ? क्रम से बताएंगे, पीएससी क्रम पूछ रहा है। 20 से बताएंगे तो फिर याद करते रह जाओगे कि क्रम कौन सा है। ठीक है। आप गोदावरी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से आप लंबाई के हिसाब से क्रम बोल रहे थे क्या? हाँ, ठीक है। तो ये महानदी ऊपर से अगर नीचे जाते हैं, आपने देखा ना प्रायद्वीपीय पठार इस तरह से है कुछ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। ये क्रम जानना बहुत ज़रूरी है, पीएससी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, आजकल क्रम पूछता है। ठीक है। तो महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। ठीक है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा लगता है ना। ठीक है। तो इतना पता है। सिंधु नदी और मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं, उनमें मुख्य अंतर आपने बताया कि वो हिमनद से निकलती हैं, जो कि बिल्कुल सही था। और उसमें मेन क्या होता है कि वो बहुत ऊंचे ऊंचाइयों से होके गिरती है। ठीक है। तो उस उन नदियों का क्या होता है, वेग बहुत ज़्यादा होता है ना। और वेग ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वेग जब ज़्यादा होता है तो वो विसर्पाकार उसमें बहती है। विसर्पाकार का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अब ये हिमालय हिमालय समझो, हिमालय की कोई ग्लेशियर है जो कि बहुत ऊंचे में है। ठीक है। यहाँ से कोई नदी पिघल कर गिर रही है ना। अब बीच में ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो देश है ये समतल है, ऐसा तो नहीं है ना, पहाड़ है ना। तो सोचो उसके बीच में कोई पहाड़ आ गया या कोई ऊंचा जगह आ गया। ठीक है। तो ये स्पीड में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं पहाड़ को नहीं काटेगा, ये तुरंत मुड़ जाएगा, अपना रास्ता बदल लेता है। ठीक है। इसमें वेग ज्यादा होता है। याद रखना ना, पहाड़ को तभी काटा जा सकता है जब वो नदी स्लो और निरंतर बह रही हो, उसी स्थिति में पहाड़ कटता है। ठीक है। तो ये साय से अपना रास्ता बदल लेती है और यहाँ पर एक घाटी का निर्माण करती है। तो इसलिए हिमालय की जो नदियों मतलब हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं उनमें मुख्यतः घाटी बनती है, घाटियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये विसर्पाकार अवस्था में बहती कि जहां पर से उसको रास्ता मिला मुड़ गया, होता है ना। आपने देखा होगा कि एकदम सीधी रेखा में नहीं है नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी को देखो तो आई है यहाँ से सट से यू टर्न मार के रिटर्न लेके भारत में आ रही है ना। यहीं आपने देखा, मैंने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया, तो ये सीधी में जा रही है, देखा है ऐसा ही है कुछ, है ना, ऐसा ही बह रही है नदियाँ। इन नदियों में क्या है कि एक फ्लुएंसी जो है वो बहुत स्लो है, इन नदियों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। वेग इनका कम है, इधर ऊंचाई कम है। ठीक है, अपेक्षाकृत यहाँ के। तो ये नदियां आपको विसर्पाकार टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेगी, है ना। आपको रीजन समझना पड़ेगा। वेग इधर कम है तो क्या हो रहा है कि ये नदियां सीधी रेखा में बह रही है। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको मैडम अगर जल्दी से इरेज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, कहाँ पर है प्लस, ये है प्लस। आपने नोट डाउन किया क्या, है ना। ठीक है। तो एक बार अंतर देख लेते हैं। ठीक है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ में। ठीक है। ये आप लिखते रहना, नदियाँ, हिमालय की नदियाँ साइड में। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा इस डिजिटल बोर्ड में काम करने में। ठीक है। तो आप प्रॉपर लिखते रहना, है ना।
तो इधर की नदियां क्या होती हैं, ये ग्लेशियर से निकलती है ना। और इस साइड की नदियों में क्या अंतर है, आपने बताया था मानसून पर डिपेंडेंट है, यानी कि वर्षा जल पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये गर्मियों में तो सूख जाएगी, सूख जाएगी ना। तो आपने देखा भी होगा, आप अगर आसपास की नदियों को देखेंगे तो कुछ नदियां हमको गर्मियों में सूखी दिखाई देती हैं, है ना। लेकिन अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे, जो कि हिमालय से निकलती है नदियां, गंगा नदी, ये इन नदियों को कभी आपने सूखा हुआ नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इनका मेन अंतर क्या है कि ये ग्लेशियर से निकलती है, इनका वर्षा जल पर निर्भर है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये विसर्पाकार में बहती है, और ये अपेक्षाकृत सीधी रेखा में बहती है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना, है ना। और बताओ, और कुछ कुछ बताओ, हाँ, और क्या क्या डिफरेंसेस है। मिलते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अरब सागर में मिलते हैं, ऐसा कुछ है क्या। हाँ हाँ फिर आप कैसे बोल रहे हो। हम्म, ठीक है। देखो, ये हिमालय की नदियों के बारे में आपने एक चीज जाना ना, कि ये ऊंचे ऊंचाई से बहुत ऊंचाई तेज होती है, तो इनका वेग भी बहुत क्या होता है, तेज होता है, समझ रहे हैं ना। और तेज होने के कारण ये क्या करती हैं, आपको ये पता है ना कि ये भूमि को काटते हुए चलती है, कोई भी नदी, कोई भी नदी अब तेज है तो उसका क्या होगा कि भूमि को काटते हुए चलेगी, गाज लेते हुए चलेगी अपने साथ, गाज समझ रहे हो, मलबा, है ना, बहाएगी। तो मलबा ही से तो डेल्टा बनेगा। डेल्टा समझ रहे हो क्या होता है जी, ये यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये गंगा नदी है सपोज, ठीक है। और ये इधर आकर डेल्टा बनाती है, आपने सुंदरबन के डेल्टा का नाम सुना है। हम्म, क्यों बनाती है डेल्टा। हम्म, ये क्या करती है कि ये अपने साथ जो रेत वेत मिट्टी विट्टी लेकर आई है, उसको मुहाने पर छोड़ देगी, है ना, फ्लश करते हुए आती है, और जितना फ्लश कर पाती है उतना करती है। फिर यहाँ पर ये यहाँ पर कुछ फिर रेत के टीले बन जाते हैं यहाँ पर, यही डेल्टा बोलते हैं इसी को, ठीक है। और ये भारत का ही नहीं, अपेक्षाकृत ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का जो डेल्टा है, ठीक है। और ये नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं, क्यों छोटे छोटे बनाती हैं, रीजन सेम वही, ऊंचाई कम होता है, वेग कम होती है, गाज कम बहाती है ना। तो सब चीज का जो रिलेशन है ना इसका, वो ऊंचाई और मतलब कंटिन्यूसली फ्लो होने की वजह से है। ये गर्मी में तो नहीं बहती, फ्लो कम हो जाता है ना, ठीक है। तो ये डेल्टा का निर्माण करती है ना। डेल्टा का निर्माण करते हैं, और ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती या कम बनाती है अपेक्षाकृत, ठीक है ना। और कुछ बताओ। हम्म, हाँ आप बताओ। संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों। मैं तो अभी गया था यहाँ महानदी में, मैं तो नाव में तो हो के आया, कैसे बात कर रहे हो। हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो रीजन नहीं है उसमें। नाव कैसे संभव नहीं होगा, आपने देखा नहीं खारून नदी में नाव चलता है। क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे। इसमें उपजाऊ मिट्टी नहीं आता।
हाँ, अब वो डेल्टा बना चुकी है, मतलब वो डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। और जो मिट्टी नई नहीं होती है वो उपजाऊ होती है। डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। आपने भी बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्या होता है कि ये नदियाँ जो है ये अपनी युवावस्था में, युवावस्था का मतलब क्या समझते हो आप लोग? ये नया है, ठीक है। और ये नदी जो है ये अपनी, क्या समझते हो प्रौढ़ावस्था से? क्या समझते हो? हाँ, मतलब जैसे कि एक होता है ना कि बचपन, फिर उसके बाद जवानी, फिर उसके बाद फिर और थोड़ा सा फिर बुढ़ापा, है ना। तो ये बुढ़ापा से पहले वाली अवस्था है प्रौढ़ावस्था, ठीक है। वो युवा अवस्था यानी कि वो अभी भी जीवित। और इन नदियों को जो है ना, गंगा, सिंधु, इन नदियों को जीवित जीवत नदियों का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब वो कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये चार, ये जीवन नदी का दर्जा दिया जाता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इतने सारे अंतर को आपको लिखना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। मेरी राइटिंग इतनी बेकार नहीं है जो यहाँ बन रही है। हो गया। हम्म। तो नदियों के बारे में हमने जान लिया, हिमालय की नदियों के बारे में जान लिया। थोड़ा सा हमने देखा है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में जान लिया। तो नदियों से शुरू करते हैं, सिंधु नदी से, ठीक है। जो हिमालय की नदी है ना, सिंधु नदी। कोई बताएगा सिंधु नदी के बारे में कुछ? ठीक है, ठीक है। ये है, ऐसा कुछ है कि हमारा देश, ठीक है। थोड़ा दिख रहा है ना भारत जैसा, है ना। तो सिंधु नदी नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, सोनैख्या ग्लेशियर या बोखरचू के ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। एक नाम आपको नहीं मिलेगा, थोड़े से आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग मिलता है, ठीक है। सोनैख्या ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर के पास से निकलती है सिंधु नदी, ऐसा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आप भी ये फैक्ट को याद रखिए कि यहाँ से तिब्बत के पठार से किसका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। कलर चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा, इसको अच्छे से बनाते हैं, है ना। यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये भारत में प्रवेश कर रही है, इसको नीले कलर के बना लेते हैं नदी को, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। अब ये लद्दाख, दर्रा किसको बोलते हैं, समझ समझ में आता है आपको? दर्रा, दर्रा, दर्रा क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच में एक जगह होता है ना। यहाँ से निकलती है नदियाँ, एक छोटा सा पास होता है, वहाँ से गुजरती हैं, तो इसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये जास्कर श्रेणी है, और ये सॉरी लद्दाख श्रेणी है, और ये जास्कर, ठीक है ना। यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है यहाँ से, और पाकिस्तान से होती हुई ये कहाँ चली जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। उसका मुहाना अरब सागर में है, ठीक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई क्या है? सिंधु नदी की कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर,
ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि सिंधु नदी सभ्यता के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, क्या जानते हो? क्या? सभ्यता? हाँ, अच्छा। गंगा नदी की सभ्यता, यमुना नदी की सभ्यता और कुछ महानदी की सभ्यता, ऐसा कुछ जानते हो? क्यों नहीं जानते हो? बहुत समय में हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है कि सिंधु नदी के मतलब आसपास जो ना एक सभ्यता विकसित हुई थी। जब इसको खोजा गया तो ये निकला, सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र, इसको सिंधु नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। कुछ और हिस्ट्री में बेस में जाएंगे अंदर में, को पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब ये तिब्बत से निकलती है, यानी कि भारत की नदी तो है नहीं, है ना। यहाँ से दमनच से, ये क्या बताया मैंने, ये लद्दाख और ये जास्कर, ठीक है। यहाँ इनके बीच से होकर गुजरती है, ठीक है, सिंधु नदी। यहाँ दमनच बोलते हैं, दमनच, ठीक है। और ये चिल्लड़, ठीक है। भारत का जो लास्ट पॉइंट है चिल्लड़, यहाँ तक बहती है भारत में, ठीक है। और उसके बाद चिल्लड़ से क्रॉस कर जाती है ये पाकिस्तान। इसी नदी में एक जल विवाद चल रहा है, ठीक है। क्या है जल विवाद, क्या है? पाकिस्तान और भारत का, है ना। दो, अब देखो, सिंपल सी बात है कि कुछ नदी भारत में बह रही है, कुछ नदी पाकिस्तान में बह रही है, ठीक है। अब दो नदी है, एक नदी है, दो देशों में बह रही है, विवाद की स्थिति तो उत्पन्न होगी। ज, जल को कौन यूज करेगा, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो कभी जब युद्ध होता है तो हम यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है। तो ये जल विवाद है, इसको थोड़ा सा आप लोग भी स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये चिल्लड़ तक डैम 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 होगा ना, हम डैम बनाए होंगे ना, तभी तो हम रोकेंगे पानी को। कैसे कि सब नदी में डैम बना हुआ है, ठीक है। हम अरे, सब इतनी भी तेज नहीं होती, हम व्यवस्था करके रखें। डैम बना है, आप टेंशन मत लीजिए। आप इंटेंसिटी में मत जाइए कि नदी की इंटेंसिटी कितनी है, जितनी भी है हम रोक लिए हैं डैम बना के, इतना याद रख लिए। पाकिस्तान को सोने नहीं देंगे हम लोग, अगर रोकना होगा पानी तो हम रोक देंगे, ठीक है, किसी भी स्थिति से। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ये सॉरी, दमनस से चिल्लड़ तक, दमनस से चिल्लड़ तक, जिसकी लंबाई कितनी है, 114 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भारत में ये कितनी लंबी बहती है, भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है ये नदी, ठीक है। तो ये 1114 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है, सिंधु नदी, है ना। हमने क्या बताया था, और नदियाँ और सहायक नदियाँ होंगी इनकी, मतलब अपवाह तंत्र में क्या है मेन, कि सहायक नदी उद्गम स्थल से लेके मुहाना, फिर सहायक नदी, ये सारा चीज़ मिलकर क्या बनाता है, अपवाह तंत्र। तो इसकी सहायक नदी है। एक चीज़ और आता है कॉन्सेप्ट कि सहायक नदियाँ हैं वो दाएं से बाएं कैसे लेंगे, आपको कंफ्यूजन होता है, आप क्लियर हैं ठीक है। क्या होता है कि जिस साइड से नदी निकल रही है, जैसे कि इस साइड से नदी निकल रही है, तो आप समझो कि मैं इस साइड चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इस साइड से जो मिलेगी वो क्या होगी, बाएं साइड से। और इस साइड से जो नदी मिलेगी वो क्या क्या होगी, दाएं साइड से, ठीक है। तो हमको देखना है कि बाएं साइड से नदी कौन कौन सी मिलती है करके, ठीक है। समझ में आ गया ना दायां बायां का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, है ना। पेपर में आप बाएं को दायां लिख के आ जाओगे, दाएं को बायां, ऑप्शन में तो दोनों रहेंगे, और आप तो पढ़े रहोगे ना, आपको याद दोनों साइड की नदियां याद आएंगी, लेकिन दाएं से बाएं कौन सा है, बायां से दाएं कौन सा है, इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जिस साइड से नदी निकल रही है उस साइड से आपको चलना है, और चलते हुए बाएं साइड की नदियां इस साइड से, राइट हैंड साइड से दाएं साइड की नदियां, क्लियर है ना। तो दाएं साइड की नदियां कौन कौन सी हैं, सॉरी बाएं साइड की, इधर से लिख देता हूँ एक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। हम्म, बायां और दायां, है ना। श्योक
गिलगित, श्योक गिलगित, शिगार, काबुल और जास्कर, और फिर पंचनद। अरे यार, हंसना नहीं ना, मिट गया मेरे से। श्योक गिलगित शिगार, हे भगवान, और फिर पंचनद। ठीक है, क्या है, एक साथ बोलना, श्योक गिलगित काबुल शिगार, बोलो। श्योक गिलगित काबुल शिगार जास्कर। ठीक है, कितनी नदियां हुई? ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में पंचनद, 5 नदियां और जाके मिलेगी। वो पंचनद कौन सी है मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना है, रटने वाली चीज़ों को चुपचाप रट लेना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है हमको। ठीक है, श्योक गिलगित काबुल शिगार, बोलो बोलो बोलो, जास्कर। ठीक है, और उसके बाद फिर पंचनद, ये कहाँ मिलती है? बाएं से मिलती है, सिंधु नदी में। ठीक है ना। और पंचनद के बारे में याद कर लो, जे JCRVS, JCRVS। ठीक है, झेलम, चिनाव, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, बोलो JCRVS। ठीक है, बाएं से नदी कौन कौन सी मिलती है बताओ? श्योक गिलगित काबुल शिगार जास्कर, वेरी गुड। और फिर पंचनद। तो इस तरह से 10 नदियां मिलती हैं, 5 इधर हो गई, पंचनद आपकी इधर हो गई। ठीक है, श्योक गिलगित काबुल शिगार और पंचनद। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, हैंड राइटिंग ना, थोड़ा सा बात को बोल रहा हूँ उसको सुन के लिखिएगा, उतारिएगा, है ना। पंचनद कौन सी है बोला? ठीक है, ये यहां से बना देते हैं। ठीक है, ये आपका झेलम, ये आपका चिनाव, ये आपका रावी, ये व्यास, और ये सतलज। ठीक है, सतलज भी कहाँ से आती है? बाहर से आती है। ठीक है, अभी हम लोग को इन सभी नदियों को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, श्योक गिलगित काबुल शिगार, ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, पंचनद के बारे में पढ़ते हैं, JCRVS। ठीक है, झेलम, रावी, चिनाव, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो एक इन पंच नद में एक नदी ऐसी है व्यास, जो कि भारत में ही बहती है, ये बाहर नहीं निकलती। ठीक है, इसमें से एक नदी ऐसी है जो कि भारत के बाहर से आती है, सतलज। ठीक है, और फिर इधर जाके मिलती है। समझ में आ रहा है? डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। अच्छा, दाएं से मैं नदी नहीं बताया हूँ ना, ये इतना समझ में आया बाएं से, है ना। एक चीज और है, ये जो पंचनद है ना, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल वो भी रखता है अपना नाम, इसका एक प्राचीन नाम भी है। क्या आप लोगों को पता है? पता है पंचनद का? झेलम, चिनाव, याद नहीं है? चलिए ठीक है, बाद में बताते हैं। अच्छा, और मैंने यह बताया था कि ये दो नदी है ना, इनके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। वैसे ही 5 नदियों के क्षेत्र में
जो बसा एक शहर है, ये राज्य है, उसको पंजाब बोलते हैं। तो पंजाब उसी के वजह से नाम पड़ा, इन 5 नदियों की वजह से। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट है दोआब। कभी आप पढ़ने मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो, ठीक है, दोआब बोले तो रट लिए, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, इनको याद रखना पड़ेगा। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, और उसी बीच में आप खड़े हैं और उस नदी के पार जाना है तो उस नदी के, हमने पढ़ा होगा, उस नदी के पार का मैदान, इस नदी के पार का मैदान। तो आप बीच में खड़े हैं, ये नदी उस पार है तो उस पार का मैदान, बीच का वाला क्षेत्र दोआब, उसमें और 2-3 नदियां आती हैं तो वो 3 आप, 4 आप और फिर पंजाब। ऐसे तो है नहीं 2-3 आप, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। पंजाब के बारे में बताना चाह रहा हूँ, 5 नदियों के बीच में है, इन्हीं 5 नदियों के बीच में, इसीलिए पंजाब पड़ा, है ना। और एक और है दाएं से नदी, कुर्रम तोची गोमल बिबोआ और संगर। कुर्रम तोची दाएं से बता रहा हूं, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया ना आपने। कुर्रम तोची कोमल, ठीक है, कुछ चीजें रटनी होगी हमको, उसको हमको रटना ही है, ठीक है। कुर्रम तोची गोमल और बिबोआ और संगर। कहीं पर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, कुर्रम तोची गोमल बिबोआ और संगर। ये सभी चीजों को आपको रटना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नाम क्यों ऐसा है, कुर्रम क्यों पड़ा, तोची क्यों पड़ा, इसके पीछे नहीं जाना है हमको, रटने वाली चीजें हैं, रट लो। दिख रहा है ना। बिबोआ, संगर, ठीक है, ये दाएं से है नदी। हाँ, दाएं से, ये इस साइड से मिलती है, ठीक है, ये दूसरे देश से आती है। हमने जो इम्पोर्टेंट है उसको देखा है, ठीक है। हो गया। अब पढ़ने वाले हैं पंचनद, यानी कि JCRVS, ठीक है। पहली नदी है झेलम, ठीक है, झेलम यहां से निकलती है और जाके मिल जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, सिंधु नदी से जाके मिल जाती है, ठीक है, झेलम नदी। ये निकलती है पीर पंजाल से निकलती है, ठीक है, शेष नाग झील से निकलती है, ठीक है। ठीक है, देखो मैं ना नदियों को बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, सिंबल है, उसको देख जाना, ठीक है। ये बनाऊंगा मैं दर्रा, ठीक है, जहाँ से नदियाँ गुजरती है होके, ठीक है। झेलम नदी, है ना। शेषनाग झील पीर पंजाल से होती हुई बारामूला दर्रा से प्रवेश करती है, कहाँ पर, भारत में ही है, मतलब बारामूला दर्रा से गुजरती है, दर्रा से गुजरती है। दर्रा को नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। बना रहे हो ना डायग्राम सब, ठीक है।
और ये है, इसको अलग कलर से कर दूं क्या? ये परियोजना है तुलबुल उरी, और ये है वूलर झील। ठीक है, ये किशन गंगा परियोजना है। ठीक, ये नोट डाउन कर लो पहले। क्या? तुलबुल, तुलबुल, किशन गंगा, उरी, और ये वूलर झील है। ठीक है, हाँ, ये किशन गंगा परियोजना जो है ना, ये पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित परियोजना है। ठीक है ना? तो क्या है, ये शेषनाग झील पीर पंजाल से होती हुई, पीर पंजाल से होती हुई शेषनाग झील से, ये बारामुल्ला दर्रा से होते हुई, बारामुल्ला दर्रे से, कोई भी नदी पंचनद है वो दर्रे से ही जाएगी। ठीक है, और फिर इसमें 3 परियोजना है, ये याद रखने वाली चीज़ है। कौन कौन सी? तुलबुल, किशन गंगा और उरी। किशन गंगा स्टार मार्क पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। ठीक है, इसमें एक झील है जिसको वूलर झील के नाम से जाना जाता है, और वूलर झील क्या है? सबसे मीठे पानी का झील है भारत में। ठीक है, इसको लिख लेना, है ना? ये हुआ। अच्छा, इसका मैंने पौराणिक नाम बताया था, इसका नाम है वितिस्ता। ठीक है, वितिस्ता, वितिस्ता। हो गया झेलम कंप्लीट। अब आते हैं चिनाब में। ठीक है, सॉरी, चिनाब। ठीक है, ये 2 नदियों से मिलके बनती है, एक है चंद्र, दूसरा है भागा। चंद्रभागा। ठीक है, ये दर्रा, मैं दर्रे को ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपने परियोजना का क्वेश्चन पूछा नहीं। परियोजना मतलब कि आप जो पूछ रहे थे ना, डैम वैम होते हैं कि नहीं होते, ये वही डैम है। इन्हीं परियोजनाएं की बात कर रहा हूँ मैं। नदियों में कैसे रोकते हैं पानी को बोल के बोल रहे थे ना, वह ये वही है। ठीक है, हाँ, तो ये चंद्रभागा मिलकर बनाती है कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, इसका पौराणिक नाम है अश्कनी, लिख लीजिएगा। है ना? इसमें 3 परियोजना है, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। ठीक है, ये बारामूला दर्रा है। ठीक है, सॉरी, बारह लाचा। बारामूला दर्रा वो था, ये बारह लाचा है। बारह लाचा। थैंक यू।
ठीक है। चंद्र और भागा दो नदियों के मेल से बना चिनाब। ठीक है। चिनाब का पौराणिक नाम क्या है? अश्कनी। बोलो। ये याद करने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीजों में आपको बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन याद करने वाली चीजों को आपको बार बार आपके मुख से गुजारना पड़ेगा। जितनी बार बोलोगे उतनी बार आपके टंग में आएगा वो चीज। ठीक है। तो ये बारह लाचा दर्रा से प्रवेश करती है चिनाब नदी। दो नदी है ना, चंद्र और भागा, ये नदी मिलकर बनती है, क्या बनती है? पौराणिक नाम? वेरी गुड। तीन परियोजना है, सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार। सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार। बोलो। सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार। इस तरह से बार बार बोलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये हो गया, उतार लिया आप लोग? हो गया। रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम किसी को पता है? इसका नाम है पुरुषणी। ठीक है। ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से। ठीक है। र से रावी, र से रोहतांग। ये पहले रावी नदी बना दिया, उसके बाद क्या बनेगा? दर्रा। दर्रे से प्रवेश करेगी ना। चिनाब नदी आपने नोट डाउन नहीं किया? बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी, बारालाचा दर्रा से झेलम नदी, बारामूला दर्रा से, रावी नदी रोहतांग दर्रा से। नहीं, आपने चंद्रभागा दो नदी है ना, हिमाचल प्रदेश की दो नदियां हैं। मैंने बताया आपको, दो नदियां मिलकर चिनाब नदी बनती है। ठीक है। तो इसलिए उसका, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से, ठीक है, और रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। ये बहुत ईजी है। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से। ठीक है। रोहतांग दर्रे से प्रवेश करके एक परियोजना है रंजीत सागर परियोजना। ठीक है। अब ये इसी नदी में, रावी नदी में, इधर जो हम चिनाब नदी आगे पढ़े थे ना ऊपर में, ये नदी चिनाब आकर मिलती है रावी नदी में। याद रखिएगा इसको। यहाँ पर आके मिलती है, इसी को ही सराय सिंध बोलते हैं। सराय सिंध। ठीक है ना? प्रीवियस भी पूछते हुए चलूंगा, ठीक है, बताना। क्या बोले? सराय सिंध, रंजीत सागर, रंजीत, सॉरी, रंजीत सागर। ठीक है। और इसी के बीच में ना हिस्टोरिकल वो भी है कि इस नदी के किनारे में दशराग युद्ध हुआ था। इसको भी याद रखे लिए रहो, ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब आप पढ़ोगे ना सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसमें इस युद्ध का वर्णन होगा, है ना?
ऋग्वैदिक काल जब पढ़ोगे तो दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे, याद रख लेना। रावी नदी का पुराना नाम, जो पौराणिक नाम है, वो पुरुषणी है। रोहतांग दर्रे से निकलता है, हिमाचल के कुल्लू घाटी से निकलता है, रोहतांग दर्रे से प्रवेश करता है, रंजीत सागर बांध है इसमें, और चिनाब नदी इसमें आकर मिलती है। जहां पर आकर मिलती है उसको सरायसन बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान लाहौर में है। ठीक है ना। ये पाकिस्तान में है ना, लाहौर में। हो गया, उतार लिए। हो गया। सतलज नदी, इसका पौराणिक नाम है शतुद्री। ठीक है। ये राकस ताल ग्लेशियर से निकलता है, राकस ताल। ठीक है। शतुद्री नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। शिव किला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। ये नदी बाहर से आती है ना। ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें है, यहीं पर है कोल डैम, नापड़ा झापड़ी, नापड़ा झापड़ी। ठीक है। सरहिंद परियोजना है एक, है ना। भाखड़ा नागल डैम भी है। ठीक है। हो गया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल ग्लेशियर से। ठीक है। और शिव किला दर्रे से प्रवेश करती है। कोल डैम है। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है, मुझे याद आ रहा है। नापड़ा झापड़ी, भाखड़ा नागलवान। ठीक है। इसका एक ट्रिक है ना, इसमें जितनी भी परियोजना है उसका एक ट्रिक है। इसको याद कर लो, भाई को नास। ठीक है। तो इसमें भ से भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना भी इसी नदी पर है। ठीक है। कोल डैम आपने पढ़ा अभी। ठीक है। न से नापड़ा पढ़ा, और स से एक और परियोजना है, सरहिंद परियोजना। ठीक है। ये ट्रिक है भाई। कुछ चीज़ें लंबे समय तक याद रखने के लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, पर याद कीजिए, कैसे भी करिए पर याद कीजिए। ठीक है। ये इसी के नीचे है व्यास नदी, बता देता हूँ। व्यास नदी का पूरा पौराणिक नाम है विपाशा। क्या बोले? हाँ, व्यास पहले है, बाद में सतलज है। ठीक है। उसका रीज़न ये है, बता रहा हूँ। जो व्यास नदी है ना, व्यास पहले है ना, फिर सतलज है। ठीक है। अब व्यास नदी भी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, मतलब रोहतांग दर्रे से आती है। ठीक है, व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ठीक है। रोहतांग दर्रे से और कौन सा निकलता था? रावी। ठीक है।
विजिबल है ना राइटिंग? और जाकर बाद में सतलज से मिल जाती है। ठीक है, व्यास नदी। एक नदी, एकमात्र यही नदी है जो कि पंचनद में ना, जो कि भारत से निकलती है और भारत में जाके ही, मतलब भारत के अंदर ही वो होती है। बाकी जो चार नदियां हैं वो क्रॉस करती है भारत की सीमा रेखा को, ठीक है, और पाकिस्तान में जाके मिलती है। समझ रहे हो बात को? तो व्यास नदी से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रे से निकलता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है, व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। ठीक है, इसमें परियोजना है, पोंग परियोजना है। ठीक है, और ये जो सतलज नदी में जाकर मिलती है ना, इस इसको हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। हरि हरिके बैराज। ये क्या होता है? ये व्यास नदी है, ठीक है, व्यास कुंड से निकलती है। मैं अलग कलर कर लेता हूँ पेन को। ठीक है, ये व्यास नदी है, व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है, रोहतांग दर्रे से होते हुए पोंग परियोजना है बीच में, है ना, और यहां से होते हुए सतलज नदी में मिलती है। ठीक है, अब सतलज नदी पर जहां पर मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं? हरिके बैराज। हो गया? इस तरह से पंचनद को हमने देख लिया है। गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। जी बताइए। नहीं 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 नहीं, पांच नदियों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी नदियां, पांच नदी? ठीक है, ठीक है, JCRVS बोला था, क्रम बोला था, VS पहले, व्यास पहले, फिर मैंने, सॉरी, मैंने व्यास को बाद में पढ़ाया। ठीक है, तो व्यास को पढ़ाने का बाद में ये भी एक रीज़न था क्योंकि व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है, जो चार नदियां हैं वो क्या करती है, देखिए मैं बता रहा हूँ। ये भारत का मैप है ना, ठीक है, तो ये जो चार नदियां हैं ना, ये समझ में आ रहा है? एक JCRVS, ठीक है, JCRVS, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। तो ये नदी क्या है, मतलब ये आपने देख रहे हैं, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये नदी देखो भारत की सीमा रेखा क्रॉस कर रही है ना, लेकिन व्यास नहीं कर रही। व्यास यहीं से है और यहीं सतलज नदी में पहले ही भारत की सीमा रेखा क्रॉस किए बिना ही सतलज नदी में जाके मिल जा रही है। तो इन पंच नद में व्यास ही एक ऐसी नदी है जो कि भारत को क्रॉस नहीं करती है, सीमित रह जाती है। ठीक है, पंचनद के बारे में पढ़ लिया। ये है क्या पीछे करने का? इसके बीच में पंजाब है, देखिए ये वाला बोल रहा था। ये ना सतलज नदी, व्यास नदी क्या करती है, व्यास नदी यहीं से निकलती है और ये सतलज में जाके मिल जाती है। यहीं पे जहां पर मिलती है यहाँ पर क्या है, हरिके बैराज है। ठीक है, ऐसा। चलो पांचों नदी के पौराणिक नाम बताओ। झेलम, वितिस्ता, चेनाब, अश्कनी, रावी, पुरुषिणी, सतलज, शुतुद्री, व्यास, विपाशा। ठीक है। अब गंगा नदी के बारे में देखते हैं। चलो गंगा नदी के बारे में कौन क्या क्या बताएगा, बताओ क्या क्या जानते हो भाई? ये भगवान,
ये है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियों में से है ना गंगा नदी। क्या बोल रहा था मैं कि इसको भारत की जीवन रेखा बोलते हैं ना गंगा नदी को। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भारत की जीवन रेखा? बाकी नदियां जीवन नहीं देती? हम्म, मैं आपको बता रहा था ना सिंधु नदी के बारे में, जब पहले था तो सिंधु सभ्यता वहां पर पहले बसी। तो आप अगर देखेंगे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आसपास, मतलब नदियों के ही आसपास आपको सभ्यता दिखेगी। ठीक है, नदियों के आसपास ही आपको सभ्यता दिखेगी, इसलिए जो ये बहुत पुरानी नदी है, प्राचीन प्राचीन, बहुत प्राचीन है गंगा नदी। इसका धार्मिक भी वो है कि आपने देखा होगा कि गंगा नदी जो है वो बहुत पवित्र नदी मानी जाती है ना। ठीक है, तो उसकी पवित्रता का रीज़न क्या है? कोई बताएगा? आप जाते हो गंगा नदी का जल छिड़क देते हो, कुछ तो होगा। उसका एक रीज़न है, पता है गंगा नदी में क्या होता है? गंगा नदी की पवित्रता का एक रीज़न, मेन साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसमें बैक्टीरियोफाज पाया जाता है। बैक्टीरियोफाज का क्या मतलब होता है मालूम है आपको? क्यों? कि वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ना, उसको किल करता है वो, मतलब उसको नष्ट कर देता है। तो गंगा नदी अपने आप में बहुत शुद्ध रहती है। और इसमें डॉल्फिन पाया जाता है, पता है गंगा की डॉल्फिन, इसको नेशनल मछली घोषित किया गया है। वो साफ पानी में ही रहता है, बाकी नदियों में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि वो साफ पानी में रहता है। ठीक है, ये कर इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और थोड़ा साइंटिफिक रीज़न था गंगा को पवित्र क्यों बोला जाता है ना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कोई बताएगा? क्यों, मैं तो जानता नहीं हूँ, गंगा तो देवप्रयाग से। हाँ, ठीक है। देखिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले आपको, ठीक है। ये डायग्राम वैसा नहीं है जैसा गंगा नदी है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है, ठीक है। हाँ, रुकिए 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 रुकिए। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने के लिए बनाया गया है ना। ऐसा नहीं है जैसा, मतलब मैप में ऐसा दिखाई नहीं देता, ठीक है। आपको समझना होगा, याद करना होगा, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है ना। अब क्या होता है कि दो नदियों के मेल से गंगा नदी बहती, मतलब बनती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल नहीं है ना। तो भागीरथी जो नदी है वो गोमुख से निकलती है, ठीक है। और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। और ये दो नदियां एक जगह पर आकर मिलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, ठीक है। अच्छा, क्यों बोलते हैं प्रयाग? प्रयाग क्यों बोलते हैं? आपने देखा होगा यहाँ पर को भी, राजिम को भी प्रयाग बोलते हैं। तो संगम बोलते हैं, प्रयाग क्यों बोलते हैं?
संगम हो गया। देखिए मैं बताता हूं इसको प्रयाग क्यों बोलते हैं, ठीक है। प्रयाग नाम जुड़ने से ना आप ये समझ जाना कि ये कोई धार्मिक महत्व रखता है। आपने बहुत सारी नदियां देखो, ये नदी यहाँ पे राख मिलेगी, ये नदी यहाँ पे राख मिलेगी, इसका तो कोई नाम नहीं है ना। आपने सुना होगा प्रयागराज, सुना होगा छत्तीसगढ़ का प्रयाग, सुना होगा कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना। तो जो नदियों का संगम, ठीक है, अपने आप में एक धार्मिक महत्व रखता होगा उसको प्रयाग बोलते हैं, ना कि संगम बोलते हैं, ठीक है। संगम तो ये भी है ना भाई, भागीरथी नदी यहाँ से आके मिला, अलकनंदा नदी यहाँ से आके मिला, ये तो संगम हुआ। क्यों बोल रहे हैं देवप्रयाग फिर, उसका एक अपना धार्मिक महत्व है, ठीक है। याद रखना, आपको अगर प्रयाग शब्द जहां पर भी मिले, इसका मतलब ये है कि वो स्थान या फिर वो संगम अपने आप में एक धार्मिक महत्व रखता ठीक है ना। तो ये गोमुख से निकलती भागीरथी नदी, इसमें एक बांध है, टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा देख लो इसको भी, हम बाद में इसकी भी परियोजनाओं को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये देवप्रयाग में आकर निकलती है, यहां से जो बहती है वो है गंगा नदी, है ना। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये कौन से पार की, मतलब इसमें बायां कौन सा होगा और दायां कौन सा होगा, मुझे बताओगे क्या। मतलब दायां नीचे होगा, सही बोल रही है ना वो, है ना। बायां ये साइड होगा और दायां ये साइड होगा, अपना कंफ्यूजन तो नहीं है ना दाएं और बाएं में। तो ये जो नदियां हैं, मैंने ये लाइन खींचा हुआ है, ये सहायक नदियां हैं जो कि बाएं से मिलती हैं, बाएं से गंगा की सहायक नदी है। और ये कौन सी है, दाएं से सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो बाएं से सहायक नदी के लिए एक ट्रिक है, जिसको आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो, क्या बोले, मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग याद रखना अगर लगे तो, या याद रखना, आप अपने ट्रिक से याद करो, कैसे भी करके याद करो, मेरे ट्रिक से याद करो, अपना खुद का ट्रिक बनाओ, पर याद करना जरूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, जो सहायक नदियां हैं उनमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका नाम आपको याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। पीएससी अपना ट्रेंड बदल चुका है, क्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो एक ट्रिक है, राम ने गोमती के लिए घाघरा लिया, तो शारदा ने उसको गंदे से कोसा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। राम ने गोमती के लिए घाघरा लिया तो शारदा ने उसे गंदे से कोसा, है ना। राम ने गोमती के लिए घाघरा लिया तो शारदा ने उसे गंदे से कोसा। तो इसमें इस पूरे एक सेंटेंस में आपके 6 जो सहायक नदियां हैं, जो कि बाएं से सहायक नदियां हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इधर से रामगंगा, राम ने, रामगंगा, ठीक है, गोमती, ठीक है, घाघरा, है ना, शारदा, गंडक और कोसी नदी। कोसी नदी की खासियत क्या है, क्या बोल रहे हो। बिहार की शोक क्यों बोलते हैं, बिहार की शोक, हाँ। ऐसा क्या होता है कि वो बार बार एक रास्ते में क्यों नहीं चलती वो, क्यों नहीं चलती, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो हिमालय से जो नदियां निकलती है वो बहुत ऊंचे से निकलती है, उसका ढाल तेज होता है, ठीक है। तो उसकी ढाल की प्रवणता तेज होने के कारण वो अपना रास्ता बार बार चेंज करती रहती है, ठीक है। और फिर इसी की वजह से बाढ़ आता है ना। हाँ,
तो ये हमने ट्रिक देखा था, राम ने गोमती के लिए घाघरा लिया तो शारदा को गंदे से कोसा, ठीक है। तो इससे पूरा जो बाएं से जो गंगा की सहायक नदी है वो हमारा कवर हो जाता है। इधर से दाएं से 3 नदियां हैं, यमुना, सोनगंगा और दामोदर। ठीक है, हमने एक और मिस कर दिया यहाँ पर। ये अलकनंदा में 3 और प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ये विष्णु प्रयाग है, विष्णु नदी आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये पिंडार नदी है, ये कर्ण प्रयाग है, पिंडार नदी आके मिलती है। ये रुद्र प्रयाग है, यहाँ पर मंदाकिनी नदी आके मिलती है, ठीक है। क्या बोल रहे थे? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग विष्णु नदी और अलकनंदा के संगम में बनती है। पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम में कर्ण प्रयाग बनता है, और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम में रुद्र प्रयाग बनता है, ठीक है। प्रयाग का क्या मतलब बताया था? नंद प्रयाग, अच्छा हाँ, एक नंद प्रयाग भी है मंदाकिनी नदी से, ठीक है। ठीक है, हाँ। और यहाँ से एक हुगली नदी जाती है ना, हुगली नदी, ठीक है। यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को अलग से और पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आके आपके वेस्ट बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। और फिर पूरी गंगा जो है ये डेल्टा बनाते हुए, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। कौन सी बोला? सोन गंगा, ठीक है, सोन नदी है और दामोदर नदी है फिर उसके बाद, ठीक है। हुगली नदी, हुगली नदी, हाँ। देखो हुगली नदी यहाँ पर गंगा जो है ना 2 भागों में विभक्त होती है। इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, 2 भागों में विभक्त होती है ये नदी जो है। यहाँ पर से गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। इसको पहले पद्मा बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर ब्रह्मपुत्र जब इससे मिलती है, पद्मा, गंगा को ही पद्मा बोला जाता है, ठीक है। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? मेघना, ठीक है। हाँ, ये हुगली नदी के बारे में बता रहा था मैं आपको। भारत का मतलब थोड़ा सा पता है ना मैप कैसे है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर छोटा सा बनाता हूँ। ऐसा कुछ है, ठीक है। दिख रहा है भारत जैसे, है ना। तो ये नदी यहाँ पर, ये इधर यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, ये हिस्सा आपका बांग्लादेश है ना। तो यहाँ पर जो नदी है ना, ये तो जाती है इधर, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है आपकी, है ना। और यहाँ से 2 भागों में विभक्त होती है, मैं बताया ना, गंगा नदी इधर से आ रही है, ये यहाँ पर से 2 भागों में मिल जा रही है। ये अलकनंदा, ये भागीरथी यहाँ पर, और ये क्या बोलते हैं, देवप्रयाग, देवप्रयाग से गंगा नदी बनी, यहाँ से बहती हुई आई, ठीक है। 6 सहायक नदी मिली इधर से 3 सहायक नदी मिली, ठीक है। यहाँ पर से गंगा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, एक बैराज बनाया गया है, ठीक है। उस बैराज का नाम आप लोग देखना, क्या है बैराज का नाम।
उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर फिर क्या है कि इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, रिवर ट्रांसपोर्टेशन से आप समझते हैं कुछ, जैसे कि हमारा जो, क्या बोलना चाहिए उसको, समुद्री रास्ता बोल सकते हैं ना उसको। तो इसको हमको मिलने के लिए इस नदी, सॉरी, इस बैराज को बनाया गया है। इसमें रिवर से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है पूरा, ठीक है। तो इसका एक विशेष योग्यता है ना हुगली नदी का अपने आप में, इसको भी याद कर लिया। यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी, ठीक है ना। हो गया, क्लियर है गंगा नदी। और कुछ? हाँ। और ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं, ठीक है। बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, है ना। और गंगा नदी पर एक राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आ गए हैं, हो गया क्या मैडम क्लास ओवर? बस मैडम ये दो चार फैक्ट हैं। गंगा नदी तथा यमुना नदी को जीवित नदी का दर्जा मिला है, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी रह गया है, उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक। सर हो गया, ऑलमोस्ट हो गया सर। हो गया सर। कुछ डाउट है आप लोगों को? ठीक है ना मैम?